मॉर्निंग क्लास 7 आज हम लोग भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे जो कि कथा भारती से ली गई है। प्रस्तुत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के सारण जिला के जदयू नामक ग्राम में हुआ था। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत निबंध में राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति को हमारे सामने बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में कितनी विविधता है। यहाँ विविधता होते हुए भी राष्ट्रीय एकता है। अगर वो पहले ही बोलते कि अगर कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से यानी कि ऊपर से लेकर दूसरे छोर तक सफर करे तो उसे पता चलेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। यहाँ कितनी विभिन्नता है, कितने धर्म है, कितने त्योहार है, कितनी भाषाएं हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी हैं कि जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर नजर आ जाए कि कहीं बहुत ठंडी है, कहीं का मौसम सुहावना है, कहीं बहुत गर्मी है एक ही समय में। कभी कभी हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल कभी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का सुखद मौसम जिसमें न सर्दी है और न गर्मी। अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच ऊंची वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर में रेगिस्तान ही रेगिस्तान, जहाँ पे वर्षा ही नहीं होती। तो हम देख सकते हैं कि भारत में कितनी विभिन्नता है। कहीं कहीं तो ऐसे समतल धरती है जहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं है, कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि पूरा का पूरा जंगल ही हो। तो ये कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस 4 कोस पर बानी। यहाँ पे हर एक कोस पे पानी और भाषाओं में परिवर्तन हो जाता है। भारत में इतनी ज्यादा विभिन्नता है और यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो कि अनंत काल से प्रत्यक्ष यानी देखते और ना देखते हुए भी हमारे संपूर्ण देश में बहता आ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश के निवासी हैं। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास का पथ अहिंसा यानी मारपीट का ना हो। और भारतीय संस्कृति ऐसी है जहाँ शुरू से ही अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। हमारी सारी संस्कृति का मूल धार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप क्या है? त्याग है। और हिंसा का दूसरा रूप क्या है? दूसरा नाम उसका स्वार्थ है, जो कि प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हम अपने भोग के लिए किसी को मारने पर उतारू हो जाए तो वह हिंसा ही है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से, इसी हिंसा अहिंसा स्वार्थ से ओतप्रोत है। इसलिए हमने विभिन्न विचारधाराओं को स्वतंत्रता पूर्वक अपने रास्ते बहने दिए। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भाषाओं को विकसित और बढ़ने दिया और भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के साथ अपनाया, दूसरों की भाषा को अपनी भाषा के साथ मिलाया और एकता में अनेकता में एकता के सिद्धांत को स्थापित किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड के परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हमने इसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें यानी कि हमेशा हमें वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को छोड़ना पड़े, ऐसा ना हो। इसके लिए हमें 2 बातों पर ध्यान देना। पहली बात कि हर प्रकार के प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं पर पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान और पतन यानी विभिन्न संप्रदाय आए और चले गए। हम विदेशियों से बहुत ज्यादा परेशान, उन्होंने हम पे हमला किया, हम पे लूटा, पर प्रकृति और मानव की अनेक मुसीबतों का बार पहाड़ ढा दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एक
सृजनात्मक शक्ति, यानी कि जितनी भी कठिनाई हो हम कभी आगे बढ़ना और निर्माण करना नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने दूर दिनों, अपने खराब दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास में किसी युग के अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे मनीषी कवि को भी तथा अरविंद तथा रमन महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। ये सब जितने भी बड़े बड़े जो कर्मयोगी और मनीषी हैं, ये सब कहाँ पैदा हुए? ये सब भारतवर्ष में ही पैदा हुए। हमने ही आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक को पैदा किया। जिन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, हमने न केवल उन्हें जीवित रखा बल्कि अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी बनाए रखा। यही कारण है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो कि पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक फैली हुई है। जो बात भारत के संबंध में सबसे ज्यादा विचार करने वाली वह यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां सब आपस में बंधे हुए हैं। जहाँ उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में एक एकता भी है। और इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर किया और इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। गांधी जी यह समझ गए थे कि हमारी जाति और वर्ग आपस में बंधे हुए हैं, बस उन्हें एक सच्चे नेतृत्व का जरूरत है। अहिंसा, सेवा, त्याग आदि बातों से जन साधारण का हृदय आंदोलित हो उठा और उन्हें प्रेरणा मिली तथा हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिला। हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। यानी हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी नैतिक चेतना कैसी है, उसी पर हमें आर्थिक व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा, इससे हमारी संस्कृति पे खतरा हो जाएगा। हमें प्रत्येक देशवासियों को सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और असीम शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उसे इस भावना को जागृत करना है कि जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को ही खाई में ढकेलने लगे और वो भावना से अपने ही फायदे, अपने स्वार्थ की भावना को जगाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाए। नैतिक अंकुश के बिना मानव शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यानी जब तक हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार हमारे साथ है, तब तक हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता। वर्तमान युग में भारत संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह भी बात विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के सुंदर और आनंदप्रद स्थितियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। यानी भारत के अन्य प्रांतों की संस्कृति, उसकी भाषा, उसके साहित्य को दूसरे लोगों को कैसे समझाया जाए। लेखक समझते हैं कि इस बारे में दो बातें विचार करने वाली हैं कि सबसे पहले उसे देवनागरी यानी हिंदी में छपवाने का आयोजन किया जाए, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, यहाँ अधिकतर जो जन है वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और उन्हें विश्वास है कि कम से कम उत्तर भारत की भाषाओं का संबंध है। वे यदि हिंदी में सब छपवाने लगे तो भारत की अधिकांश जनता इसे अच्छे से समझ जाएगी। और दूसरी बात है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सभी भाषाओं के आदान प्रदान का फिल्टर, यानी एक भाषा के साहित्य को दूसरे भाषा में अनुवाद करे तथा उन्हें वहाँ ले जाए। इससे क्या होगा कि भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा और साहित्य को भी प्रोत्साहन मिलेगा और सब एक दूसरे की भाषा और उसके साहित्य को समझेंगे और एक दूसरे के रूप, गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि को भी जान पाएंगे। तो इस तरह यह स्वप्न तभी सत्य होगा जब पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव के जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो जाएगा। ऐसा लेखक का मानना है।
तो वह बता रहे कि भारत की संस्कृति में कितनी विविधता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार ऐसा है जो लोगों को एक धागे में पिरो कर चलता है, और हमें कैसे अपनी संस्कृति को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है, इस पाठ में लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से शब्दार्थ लिखेंगे, अति संक्षिप्त प्रश्न करेंगे और संक्षिप्त प्रश्न करेंगे होमवर्क के लिए। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।